स्टूडेंट, तो आज के इस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे अभिक्रिया मध्यवर्ती की। तो अभिक्रिया मध्यवर्ती स्टार्ट करने से पहले अपन ये देखेंगे कि आपको मैंने पीछे क्या क्या करा दिया। तो मैंने आपको पीछे रिएक्शन मैकेनिज्म, जो 4 टाइप की रिएक्शंस थी वो करा दी। साथ ही साथ आपको जीओसी की वीडियो देखने को बोले थे, तो आपने देख ली होंगी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि अभिक्रिया मध्यवर्ती को पढ़ेंगे। अब अभिक्रिया मध्यवर्ती पढ़ाना क्यों जरूरी है समझना। होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में जब दो चीजें होती है, एक तो उत्पाद वाली साइड होती है जैसे आप राइट साइड लिखते हो, और एक अब क्रियाकारक वाली साइड होती है जैसे आप लेफ्ट साइड लिखते हो। ठीक है, तो एक तो रिएक्टेंट साइड होती है और एक आपकी प्रोडक्ट साइड होती है। यही करते हो आप। तो आप क्या बोलते हो कि रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन रिएक्टेंट साइड में भी दो चीजें होती है। रिएक्टेंट साइड पे दो चीजें होती है, एक होता है सबस्ट्रेट। ठीक है, ये सबस्ट्रेट होता है और एक होती है इसके साथ ही साथ इसकी अटैकिंग स्पीशीज। क्या होती है, अटैकिंग स्पीशीज, जो इस सबस्ट्रेट पर अटैक करके मतलब आक्रमण करके उसको प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए प्रोत्साहित करती है। किसको, सबस्ट्रेट को। अटैकिंग स्पीशीज सबस्ट्रेट से जुड़ेगी और किसमें चेंज करेगी, प्रोडक्ट में। अब अटैकिंग स्पीशीज जब इस सबस्ट्रेट से जाकर जुड़ती है ना, तो उससे पहले एक चीज बनाती है। उसी चीज को क्या बोलते हैं, मतलब इस अभिक्रिया को होने के लिए अटैकिंग स्पीशीज एक नई स्पीशीज बनाती है जो कि सबस्ट्रेट से। अब ये नहीं है कि मतलब अटैकिंग स्पीशीज पड़ी है उसी सीधी सबस्ट्रेट से जाकर जुड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। क्रियाधार से सीधी जाके नहीं जुड़ती है। इसके लिए क्या बनाना पड़ता है, अभिक्रिया मध्यवर्ती। तो अभिक्रिया मध्यवर्ती अब आपको बनाना पड़ेगा। तो अभिक्रिया मध्यवर्ती ही मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, किस किस टाइप के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊंगा। तो ये क्या आप पेन कॉपी लेके साथ ही साथ देखते जाएं, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। आने वाली रिएक्शंस में क्या होगा कि आपको जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे जो जरूरत पड़ेगी वो यहीं से आपको पता लगेगा रिएक्शन के बीच में बन क्या रहा है। बहुत कम समय के लिए बनती है ये अभिक्रिया मध्यवर्ती, लेकिन इसी का स्थायित्व यदि होगा तो ही आपको उत्पाद की अच्छी लब्धि प्राप्त होती है। यदि ये स्थायी नहीं है तो उत्पाद की लब्धि आपको अच्छी खासी प्राप्त नहीं होती। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं, अब अपन ये देखेंगे कि देखिए आपके पास अभिक्रिया मध्यवर्ती 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, नेचर में जो मैक्सिमम मिलते हैं वो मैंने सारे ले लिए यहाँ पे। अब अपने जो मेन काम आएंगे वो पूरा डिटेल करूंगा आपको। ठीक है, तो देखते जाएं साथ के साथ। देखिए पहला कार्बोनाइल, दूसरा कार्बोनाइल, तीसरा मुक्तमूलक, नाइट्रीन, कार्बीन और बेंजाइन। ये बेंजीन नहीं है, ध्यान रखना, बेंजाइन है। ठीक है, अब इसमें से अपने को देखो देखना क्या है मेन में। आपको मैं एक चीज बताऊं तो कार्बोनाइल मुक्तमूलक के बारे में मैंने पहले भी डिटेल में बता रखा है, जो आपको जीओसी की 4 वीडियो देखने को बोले थे उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। लेकिन फिर यहाँ देखेंगे क्योंकि ये नई सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं तो देखेंगे दोबारा इसको। ठीक है ना, तो देखो देखते हैं। कार्बोनाइल का मतलब ये, इसको 2 पार्ट में तोड़ के देखो, कार्बो और धनाइन। तो अब समझना इसका मतलब इसको कार्बेटाइन, अंग्रेजी में इसको कार्बेटाइन दिखाते हैं, और इसको दिखाते किससे हैं, कार्बन पे पॉजिटिव। जब भी कोई ऐसी स्पीशीज बन रही है जब कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, कार्बेटाइन। अब मैं आपको बताऊं ये बनता कैसे, पहले वो समझ लो। मान लीजिए मेरे पास में ये था CH3Cl, क्या था मेरे पास में, CH3Cl था। मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन कराई। जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं तो हुआ क्या, मेरे को ये मिला CH3 प्लस Cl और CH। मतलब मैं इसको तोड़ता हूं एक बार, तो तोड़ूंगा तो मेरे को ये मिलेगा CH3 पे प्लस चार्ज प्लस Cl माइनस, मिथाइल ग्रुप मिलता है। अब ये जो CH3 प्लस है ये आपको किसकी तरह काम करेगा, कार्बोनाइल की तरह। अब कार्बोनाइल में होता क्या है वो सुनो। कार्बन के जो 4 कक्षक हैं, कार्बन के जो 4 कक्षक हैं वो तो आपके हाइड्रोजन से ओवरलैप कर रखे हैं। देखिए हाइड्रोजन से क्या करते हैं, वो ओवरलैप कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो यहां तो ये ओवरलैपिंग करके हाइड्रोजन रख लेते हैं। लेकिन ये जो कार्बन का मतलब ये CH3 का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, क्या है कहने का मतलब, कार्बन के CH3 का स्ट्रक्चर ये होगा। ठीक है, और इसके एक ऑर्बिटल में पॉजिटिव चार्ज होगा, ये समझाना चाहता हूं। ऑर्बिटल में पॉजिटिव चार्ज का मतलब मेरा ये है कि आप ये मान के चलो कि ये इसका स्ट्रक्चर ये है, CH3 ये बना हुआ है। आप समझ रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर ये ऑर्बिटल डायग्राम है। ऑर्बिटल डायग्राम में क्या है, जो आपको हाइब्रिडेशन वगैरह में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, जब ये जुड़ेगा तो देखो 3 हाइड्रोजन थे तो तीनों तो जुड़ गए।
लेकिन पता है क्या हुआ, इसका एक लोब जो है ना वो अभी खाली है, इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब खुद ही काउंट करके देखो, इसमें यदि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं, 2 इसमें दिख रहे हैं, 2 इसमें दिख रहे हैं, तो एक तो हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, यहाँ भी एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन एक कार्बन का। तो होता क्या है, सुनना, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन तीनों 3 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और कार्बन भी अपना क्या है 1-1 इलेक्ट्रॉन देके 3-3 की शेयरिंग मतलब 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो इसका जो चौथा ऑर्बिटल है कार्बन का वो खाली रहता है। अब वो खाली रहने के कारण क्या है, यहाँ पे जो ये है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज जो है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो किसकी तरह काम करता है, ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। ध्यान रखना है किसकी तरह काम करता है, लुईस एसिड की तरह। ध्यान रखना है लुईस एसिड वो होते हैं जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो। आई बात समझ में, मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को भरने के लिए, अष्टक को भरने के लिए। तो टोटल इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा ये लुईस एसिड। दूसरी चीज बताऊं तो इसका जो संकरण होता है वो क्या होता है, sp3। इसका संकरण क्या आएगा, सॉरी sp2। अब sp2 कैरेक्टर है तो एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इससे भी पता लगता है। देखो कैसे, इसमें s कैरेक्टर जो है वो कितना है 33% है। जितना ज्यादा s कैरेक्टर घटता है ना किसी संकरित कक्षकों में, उतना ज्यादा वो विद्युत ऋणी होता है। क्यों, क्योंकि s कक्षक नाभिक के पास होता है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी ओर नाभिक। इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और जब बढ़ेगी तो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, इतनी बात आती है समझ। अब ये देखते हैं कि कार्बेटाइन की स्टेबिलिटी, मैं भी बोल रहा था आपको कि स्टेबिलिटी जब तक पता नहीं लगेगी तब तक ये पता नहीं लगेगा ये उत्पाद ज्यादा बनाएगा या कम बनाएगा। आपको रीअरेंजमेंट रिएक्शन में मैंने पढ़ाया था, ये बोला था 2 डिग्री 3 डिग्री में चेंज हो रहा है। तो डिग्री जो चेंज हो रही है 3 डिग्री में, वो ऐसा क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। तो यहाँ मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊंगा अब कैसे। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लो, मान लो आपके पास में ये है, इस तरीके का कहीं दिख रहा है, तो इसके पास में क्या है कार्बन पे पॉजिटिव, ठीक। एक इस तरीके का दिख रहा है, ये कार्बन और इसके पास पॉजिटिव। एक ये कार्बन और इसके पास पॉजिटिव, और एक मान रहे हैं यहाँ पे सिर्फ CH3 है, उस पे पॉजिटिव। अब मैं बोलूँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊं, तो अब ये देखो किसका ऑक्टेट जल्दी भर जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊं तो सबसे फास्ट ऑक्टेट इसका भरेगा। अब ऐसा क्यों, तो आपको मैं बोल रखा हूँ GOC के 4 वीडियो देख लेते हैं। यदि आपने देख लिया होगा तो समझ में आ जाएगा आपकी बात। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, प्रेरक प्रभाव लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई लगाएगा। प्लस आई का मतलब ये है कि ये जो तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं, देखिए यहाँ CH3 है, ये जो CH3 है तीनों के तीनों क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो देने पे क्या होगा, इसका 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 तुलना करो तो तुलनात्मक रूप से इसका जो ऑक्टेट है वो जल्दी भर जाएगा, क्योंकि इसको 3 देने वाले हैं। इसके भी ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। तो सबसे पहले अष्टक किसका भरेगा, ऑक्टेट किसका भरेगा, तो इसका भरेगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब मैं बोलूं तो ये 3 डिग्री था, ये 2 डिग्री था। डिग्री कैसे पता लगेगी, तो पॉजिटिव के कार्बन पे जहां पॉजिटिव उसके जस्ट बगल में कितने कार्बन है, 3। ये कितने से अटैच है, 2 से, ये 1 से और ये 3 से। तो यहाँ टोटल स्ट्रक्चर इसकी, या मैं बोलूं तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री और फिर CH3। तो इस तरीके से क्या होता है कार्बन को समझना है। तो आपको ये सोचना है, अच्छा ये बनता कहाँ है कार्बन है, तो ध्यान रखना जहाँ पे पोलरिटी जनरेट होती है ना, पोलरिटी का मतलब समझना ध्रुवणता, द्विध्रुव आघूर्ण जहाँ उत्पन्न होता है स्थायी, वहां पे ये चीजें उत्पन्न होंगी। जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको बताऊं ध्रुवणता कैसे थी, तो क्लोरीन की विद्युत ज्यादा थी, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इस पे तो नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो देखो अपने आप ही ध्रुवणता के कारण 2 ध्रुव आ गए, और जब 2 ध्रुव आ गए तो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गए। समझ गए। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको एक कार्बोनाइट मिलेगा। ठीक है, अभिक्रिया कराते समय तो आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा, कितने डिग्री ज्यादा स्थायी होता है, कितना कम होता है, ये सब आपको बेसिक चीजें हैं समझनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अभी चलते हैं किस पे, कार्बोनाइट पे। तो कार्बोनाइट में कुछ भी नहीं है, कार्बोनाइट में आपको सीधी सी बात बताऊं तो प्लस की जगह बस क्या आ जाएगा, माइनस। देखो ये जो कार्बोनाइट, तो आपने कार्बोनाइट कंप्लीट कर लिया। ये किससे शो होता है, कार्बन पे माइनस। अब कार्बन में माइनस का मतलब है कि इसके ऊपर कितने 2 इलेक्ट्रॉन है। बात आ रही है समझ में। अब समझ रहे हैं होगा क्या,
देखो मान लीजिए आपके पास में क्या है, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, आपने एक बेस की रिएक्शन कराई, करा दी आपने एक बेस की रिएक्शन। जब आप इसके साथ एक बेस की रिएक्शन कराते हो तो होगा कि ये आपको परसों ही गाना सुनाया था, बेबी को बेस पसंद है, लेकिन बेस को क्या पसंद है, H+ पसंद है। तो ये यहाँ से क्या करता है, ये वाला जो कार्बन है, समझ रहे हैं सकते हो, ये वाला जो कार्बन है इसके मैं हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकता हूँ, और जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो सुनना क्या होता है, ये बेबी का जो ये बेस है, ये बेस को तो H+ पसंद है तो ये इसके पास जाता है और बोलता है H+ तो यहाँ से निकल। अब ऐसा क्यों, तो सुनना, हाइपर कंजुगेशन में आपको पढ़ा चुका है, पहले आप जीओसी की वीडियो देख लो, वहां से नहीं आया समझ में, क्योंकि अब नहीं आएगा, जिसने नहीं देखा उसको नहीं आएगा समझ में। तो अब देखो यहाँ पे ये इधर घूमेगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में क्या है, विद्युत ऋणता का अंतर, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये जैसे ही खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ माइनस, सुनना, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। और आपको बोल रखा है sp2 संकरित कक्षक के जस्ट बगल में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो तो वो किस में चला जाता है, अतिसंयुग्म में। तो ये वाला बॉन्ड तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन किस में निकल जाएगा, प्लस चार्ज में। तो बनेगा क्या, वो सुनना, CH2, या मैं आपको सीधी सी बात बताऊं तो ये यहाँ से जब निकलेगा ना ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ क्या छोड़ जाएगा, माइनस चार्ज। क्या छोड़ गया, माइनस। तो अब ये जो कार्बन CH2 पे देखो आपको ये जो दिख रहा है माइनस चार्ज, यही है क्या, कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल बनता कैसे वो मैंने आपको बताया, तो कार्बोनाइल तो ये बन गया। अब जब कार्बोनाइल बन गया तो अब इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। अब इसके ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। अभी बात समझ में, क्यों, क्योंकि सुनना, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसका मतलब 2 बॉन्ड तो ये, समझो कहने का मतलब भाई, एक हाइड्रोजन ऐसे लिख सकता हूँ और एक ऐसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन H+ में निकल के गया है। इसका मतलब ये कि उसमें अपना भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं करी, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो टोटल कितने हो गए, 2 2 2 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 8 हो गए तो इसको तो ऑक्टेट ही भरा हुआ है, लेकिन इस पे क्या है चार्ज, माइनस। अब ये माइनस जो है ये क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी के लिए लफड़ा है। अब ये कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो माइनस रख सके, इसलिए वो चाहेगा कि माइनस को क्या करूं, कम करूं। अब वो माइनस कम कैसे करेगा, तो माइनस कम तभी होगा जब उससे कोई इलेक्ट्रॉन छीनने वाला आ जाए उसका, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा लेगा कार्बन। कोई एटम अपने ऊपर ये नहीं चाहता कि मेरे ऊपर चार्ज बढ़ेगा। हाँ, ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो जाता है जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, तो ये चाहते हैं कि मेरे ऊपर माइनस चार्ज रहे, लेकिन जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना वो कभी नहीं चाहेगा मेरे ऊपर कौन सा, माइनस चार्ज रहे। ठीक है, तो अब होगा क्या वो समझना। तो ये सब इसकी स्ट्रक्चर होगी, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ठीक है, अब बात आती है क्या, तो देखो, अच्छा ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, तो ये लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा, क्योंकि इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है देने के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगा। अब अपन क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस की जगह माइनस करना है, समझ में आ जाएगा, यहाँ भी माइनस। ठीक है, ये कीजिए। अब ये सोचो कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज हो तो स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, फटाफट। तो अब आपको मैं बताऊं तो इन सबके कार्बन में 8-8 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबल कौन, सब स्टेबल है। लेकिन अब मैं बताऊं, अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि चार्ज कोई नहीं बढ़ाना चाहता। अब मैं बताऊं यहाँ क्या होगा, स्टेबिलिटी देखने जाओगे तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा, ये देगा, ये देगा, तो होगा क्या, ये माइनस चार्ज धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और कार्बन तो इतनी जगह ही नहीं है, इतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है नहीं कि वो माइनस चार्ज और रख सके। तो ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है, ये जो नेगेटिव आपको चार्ज दिख रहा है, ये क्या करेगा, ये इस चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन बताऊं क्या हुआ, ये तीनों के तीनों मिलकर तो बढ़ा रहे हैं, तो ये तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ बात करोगे तो यहाँ कोई बढ़ाने वाला नहीं है, हाइड्रोजन कुछ ना तो देता है भाई। यहाँ जो देखो कहने का मतलब क्या समझाना है, ये कार्बन में जो नेगेटिव है और एक ये है, देखो CH, H और H, आप इनके भी H लगा लेना अपनी तरफ से। ठीक है, तो यहाँ जो कार्बन में नेगेटिव है इसको तो कोई बढ़ाने वाला है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन कुछ देता नहीं है, तो इसका जो चार्ज होगा रिलीज रहेगा। लेकिन इन तीनों के केस में बताऊं, देने वाले बैठे देखो, तो इसका चार्ज बढ़ेगा और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब एक बात ये समझ में आ गई कि ये क्या लगा रहा था, प्लस आई। तो जितना ज्यादा प्लस आई होगा
उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो अब ये जो चिन्ह है ना वो यूं की बजाय यूं घूम जाएंगे। अब सबसे ज्यादा स्टेबल वो हो जाएगा। आइए बात समझ में। तो प्लस आई जितना ज्यादा होगा कार्बन ऋणायन का स्थायित्व जो है कार्बन ऋणायन का जो स्थायित्व है वो मतलब कार्बन ऋणायन की जो स्टेबिलिटी है, मैं जगह नहीं है थोड़े में लिख रहा हूँ, कार्बन ऋणायन की स्टेबिलिटी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन जो कार्बन धनायन है कार्बन मतलब उल्टा हो गया ना। देखो कार्बन धनायन में सबसे ज्यादा स्थायी था तो कार्बन धनायन में सबसे कम स्थायी है, तो उल्टा हो गया। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको कि जितना ज्यादा प्लस आई बढ़ेगा उतना कार्बन धनायन क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये बात आपको भेजे में बिठा लेनी है, किसमें, खपच्ची में बिठा लेनी है इसको, ठीक है ना। कि कार्बन धनायन खुद दिमाग लगाओगे, कार्बन धनायन था तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जितने ज्यादा देंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, यही तो बोल रहा हूँ। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जितना ज्यादा प्लस आई होगा कार्बन धनायन का स्थायित्व तो उतना अच्छा। ये उल्टा लिख दिया, सॉरी। देखो एक सीधी सी बता रहा हूँ, जितना ज्यादा प्लस आई होगा कार्बन धनायन का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन जितना ज्यादा प्लस आई बढ़ता जाएगा कार्बन धनायन का स्थायित्व उतना ही घटता जाएगा। मतलब ये जो कार्बन धनायन है इसका स्थायित्व, कार्बन धनायन का स्थायित्व ये क्या होगा, घटता जाएगा। तो ये एक बात आपको यहाँ से दो चीजें अपनी खपच्ची में बिठा लो, ये कार्बन धनायन और कार्बन धनायन दो चीजें पढ़ा दी आपको, ठीक है। अब अगली चीज पे चलते हैं, क्या, मुक्त मूलक। मुक्त मूलक बड़ा आसान सा काम है। मुक्त मूलक में बताता हूँ होता क्या है। देखो आपके 12th क्लास के अंदर सबसे ज्यादा काम आने वाली ये तीन ही है, 1 2 3। ये तीन तो आपके बहुत कम आएंगे, कार्बीन आएगा और नाइट्रोजन थोड़ा बहुत कम आएगा। बेंजाइन तो आपको दिखेगा नहीं, आईआईटी के सिलेबस में ही, नीट भी नहीं पूछता इससे, ठीक है ना, बहुत कम पूछता है रेयर केस में। तो देखो मुक्त मूलक में क्या है, फ्री रेडिकल को इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। सिर्फ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। आइए बात समझ में। होगा क्या कि साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो साझे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन में से क्या हो, एक तो लेके भाग जाए कोई और एक बेचारा उस कार्बन के पास ही रह जाए या कोई दूसरा मेंबर उसके पास ही रह जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक। तो देखो मुक्त मूलक के केस में क्या है, यहां मान लो कि कार्बन और कार्बन में क्या था, कार्बन और कार्बन में क्या था, इस तरीके से बॉन्ड बना हुआ, और जब बॉन्ड बना हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। अब मैंने क्या किया, इसको यहां से बीच में से तोड़ दिया, तोड़ते ही क्या होगा, ये देखो ये कहानी है, समझ लो। अब इसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अच्छा आप हाइड्रोजन लगा लेना अपनी तरफ से, मैं नहीं लगा रहा हूं समझने के लिए, इतने तो आप समझदार हो कि हाइड्रोजन लगा लोगे, ठीक है। तो CH3 पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब सर इसके अष्टक के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, समझ में आ रही बात। अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। और जो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो एक ऐसे हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 1, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, समझते चलो, ठीक है। अब एक चीज बताऊं आपको, तो ये अभी भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक भरने के लिए, ठीक है। तो ये मुक्त मूलक है। अब एक चीज सोचो कि एक तो मैं क्या बनाऊं, कार्बन का मुक्त मूलक बनाऊं, ठीक है, 3 डिग्री वाला, एक ये बनाऊं 2 डिग्री वाला, एक बनाऊं 1 डिग्री वाला, और एक सिंपली बनाऊं। तो एक चीज मेरे को बताओ, सबसे पहले स्थायी कौन होगा। तो स्टेबिलिटी के लिए केस में एक ही चीज ध्यान रखनी है, आपको अष्टक भरना है। तो ये सोचो ऑक्टेट किसका भर जाएगा पहले, इसका, इसका, इसका या उसका। तो आप खुद दिमाग लगाओ, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1, इसको भी 1, उसको भी 1, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, किसका, बीच वाले कार्बन का अष्टक भर जाएगा, तो इसका भर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कितने प्लस आई लग रहे हैं, 3, तो तीनों के तीनों ज्यादा देंगे तो इसका अष्टक जल्दी भर जाएगा। तो ये कितना डिग्री, 3, ये डिग्री 2, ये डिग्री 1, ये डिग्री 0, तो 3 डिग्री 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि मुक्त मूलक भी उसी तरीके से स्थायित्व होता है जिस तरीके से कार्बन धनायन होता है। कार्बन धनायन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
कार्बेनाइन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस तरीके से याद रखना, अगली बार समझ में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताते चलो, ये साथ के साथ नोट करते चलो। अच्छा, पहली चीज मुक्त मूलक बनता कहाँ है, तो मुक्त मूलक बनता ध्यान रखना कहाँ कहाँ है, सुन लो क्योंकि बहुत जरूरी है। एक तो आपको जहाँ पेरोक्साइड दिख जाए, H2O2 दिख जाए, R2O2 दिख जाए, इस तरीके के कोई कंपाउंड दिख जाए ना, वहां पे क्या होता है, मुक्त मूलक होता है। या एल्केन की रिएक्शन हो, अधिकतर एल्केन की रिएक्शन, एल्केन मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, ध्यान रखना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। या फिर कभी कभी एल्कीन, एल्कीन, ठीक है, एल्कीन, ये दोनों तो इन रिएक्शंस को देते हैं। एक दो जगह बेंजीन भी देता है, दो जगह क्या, चार पांच जगह देता है बेंजीन। लेकिन आपको मैं एक सीधा सा तरीका बता रहा हूँ पकड़ने का कि फ्री रेडिकल पता कैसे लगेगा। तो ध्यान रखना, H एक तो आपको लाइट मिलेगी, कौन सी, सूर्य की पराबैंगनी किरण, फोटोन होता है, ये ऊर्जा का पैकेट है, इसमें इतनी ऊर्जा होती है कि मुक्त मूलक बना सकता है। ठीक है, तो मुक्त मूलक के लिए बनाने के लिए तो H लाइट पराबैंगनी, एक पेरोक्साइड, एक ये पेरोक्साइड, और एक बता रहा हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। उस इन चारों के केस में ध्यान रखना क्या बनता है, मुक्त मूलक। और मैं बताऊं आपको तो अध्रुवीय माध्यम, अध्रुवीय माध्यम, जहां विद्युत ऋणता का अंतर क्या होता है, 0.5 से कम होता है, सीधी सी बात बता रहा हूं। जैसे यहाँ मैं बताऊंगा आपको विद्युत ऋणता का अंतर कम था, इसलिए मुक्त मूलक में टूट गया। समझ गए कहानी, जहां मुक्त मूलक में वही बनेगा जहां पे विद्युत ऋणता का अंतर नहीं आएगा। मतलब दो बराबर के भाई है तो भैया कैसे लेंगे इलेक्ट्रॉन, तो दो बराबर के भाइयों में तो बराबर बराबर का ही कटता है, 100 भी आए तो 50-50 लेते हैं, तो वही कहानी आती है। अगली बात समझ में, तो ज्यादा ध्रुवीय नहीं होंगे, ध्रुवीय का मतलब एक खींच लिया और एक नहीं खींचा, तो वो कहानी है। समझ गए कहानी। अब किसकी बात करेंगे, नाइट्रीन की। चलो नाइट्रीन करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रीन में क्या कहानी है, तो नाइट्रीन में देखो एक बार, नाइट्रीन बनता है, अरे ये समझना है क्योंकि नाइट्रीन बहुत जरूरी है। तो आपको मैं आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा एक हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है ना, और एक पढ़ाऊंगा कर्टियस अभिक्रिया, कर्टियस रिएक्शन, ठीक है। ये होता है कर्टियस रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये और भी एक दो रिएक्शंस वो मैं बताऊंगा आपको उस समय जब कराऊंगा। तो अभी तो ये जान लेते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड और कर्टियस रिएक्शन, दोनों के अंदर आपको नाइट्रीन बनेगा। अब नाइट्रीन जो बनेगा होता क्या है, तो मैं बता देता हूँ आपको, देख क्या, देखो कर्टियस रिएक्शन में खुद लिख भी रहा हूँ, देख लो एक बार, RC≡N3, N3। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, या फिर ये मान लो मैं ये बना रहा हूँ HN3, और ये सब पागल हो गए हो क्या, NH3 होता है, पागल बनाते हो हमको, तो ये सही है, HN3 सही है, ठीक है ना। इसको हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड। वो NH3 अमोनिया होता है, ध्यान रखना, ये HN3 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन जब करने जाएगा तो इसको आप गर्म करोगे, गर्म करोगे तो क्या होगा, इसमें से N2 निकल जाएगी, प्लस क्या बचेगा आपके पास, H और N। और इसके साथ ही साथ ध्यान रखना इसमें क्या बनेंगे, इसके युग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। बात आ रही है समझ में, ये मिलेगा। अब जब ये मिलेगा तो ये जो स्पीशीज है ये क्या है, नाइट्रीन, बहुत कम समय के लिए बनती है और बहुत कम रिएक्शंस में बनती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलना है, नाइट्रीन। अब ये दो टाइप की होती है, दो टाइप किस बेसिस पे, तो सुनना, इसका मैं एक बार कक्षा कार्य बनाता हूँ। तो कक्षा कार्य इसमें इस तरीके से है कि ये नाइट्रोजन, ये इसका एक कक्षक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। समझ में आ रही है बात। तो एक तो हाइड्रोजन देखो दे रहा, समझ में आती बात ना। और एक क्या हुआ, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनके, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक तो लोन पेयर रह जाता है, तो इसके 3 कक्षक होंगे, सुनना। तो होगा क्या कि एक लोक के अंदर तो ये एक युग्मित इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाला युग्म, और एक में ये वाला, तो दोनों जब हों, तो जब युग्मित केस में होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है,
जब आप नेट स्पिन निकालने जाते हो, चुंबकीय आघूर्ण निकालने जाते हो, तो उसका फॉर्मूला होता है 2s+1। समझना, जब 2s+1 होता है तो यहाँ स्पिन का जो वैल्यू है इसका कितना आएगा, तो इसका आएगा एक इलेक्ट्रॉन का माइनस का हाफ स्पिन आता है ना, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं पढ़ा रखी है मैंने, पहले वीडियो डाल दिया, नहीं आती तो वहां से देख लो आप, ठीक है। और इसमें प्लस का हाफ, इसका भी माइनस का हाफ और इसका प्लस का हाफ। तो जब आप यहाँ नेट निकालने जाओगे ना तो इस पूरे का स्पिन आएगा 0 और इसका स्पिन नंबर आएगा 0, ठीक है। तो अब यहाँ जब आप s की वैल्यू, स्पिन की वैल्यू 0 और 0 जोड़ोगे तो 0 ही आएगा, तो 2 × 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। तो इस केस में ये कैसी 19 है, ये सिंगलेट 19 है, एक आई है ना वैल्यू, इसलिए क्या है, ये सिंगलेट है, ध्यान रखना। लेकिन हुआ क्या, सुनना, ये कभी कभी अयुग्मित अवस्था में भी मिलते हैं, आई बात समझ में, अयुग्मित अवस्था में, सॉरी ना, ये गड़बड़ है। देखो इसका एक लोन पेयर तो ये लगा दिया और एक ये खाली रह जाता है और एक ये ऐसे ही मिलता है, समझो एक बार। देखो देखो हाइड्रोजन का तो ये हो गया, एक लोन पेयर ये रहा और एक जो ये बचा था वो ये रहा, ठीक है ना। तो उस केस में आप यहाँ देखो स्पिन की वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो 0 में स्पिन एक आती है वैल्यू, इसके लिए सिंगलेट है, सिंगलेट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये युग्मित नहीं मिलते, ये कैसे मिलते हैं, अयुग्मित, एक इसमें और एक इसमें। तो उस केस में आप यहाँ स्पिन की जब वैल्यू रखोगे तो मान लो ये प्लस का हाफ है और ये क्या है, प्लस का हाफ, स्पिन, तो ये हाफ और हाफ कितना हो गया, एक, और एक यहाँ रखोगे आप स्पिन की वैल्यू तो कितना हो जाएगा 3। तो उस केस में अब 3 की वैल्यू 3 आ रही है, तो इसको बोलूंगा ट्रिपलेट, क्या बोलूंगा, ट्रिपलेट। तो इस तरीके से सिंगलेट ट्रिपलेट दो टाइप की 19 होती है। तो ये ध्यान रखनी है आपको, छोटा सा पता करना बता दिए क्या है। यदि ट्रिपलेट है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, ये अनुचुंबकीय होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होता होगा, ठीक है। लेकिन यदि ये सिंगलेट है तो ये चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित नहीं होता, ये प्रतिचुंबकीय है, ये और बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करना है अपने को, तो आगे देखो अब पढ़नी है अपने को कार्बन। कार्बन कहाँ बनती है तो मैं बता दूं आपको, ये 2017 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कार्बन बनती है ये CH2, ये बनती है आपके कार्बेल एमीन रिएक्शन। तो वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कार्बेल एमीन रिएक्शन, तो कार्बेल एमीन आगे ही देखेंगे अपन, ठीक है ना। एक तो वहां बनती है, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं तो ये बनती है राइमर टीमान अभिक्रिया में, राइमर टीमान रिएक्शन किसमें बनेगी, राइमर टीमान रिएक्शन में बनती है, ठीक है। कार्बन होती है, ये भी दो टाइप की होती है, सिंगलेट ट्रिपलेट, वही काम है इसमें। देखो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक हाइड्रोजन ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन लेके बैठ गया, ये हाइड्रोजन ये लेके बैठ गया। एक बार तो देखो ये दोनों युग्मित हो, और एक केस जब ये युग्मित होंगे तो आपके दिमाग में फटाफट आ गई होगी बात, स्पिन की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी 0, क्योंकि इसकी -1/2 और इसकी +1, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। तो आप जब आप m निकालने जाओगे, मैग्नेटिक क्वांटम है ना, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने जाओगे तो कितना आएगा 2s+1, ठीक है, 2s+1। जब 2s+1 आएगा तो 2 × s की वैल्यू कितनी 0 0 + 1, इसका मतलब 1, ये सिंगलेट 19 सिंगलेट कार्बन है, सॉरी। लेकिन यदि ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते तो उस केस में क्या हो जाती, ट्रिपलेट हो जाती। तो इस तरीके से क्या आप कार्बन भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। अब बात लास्ट किसकी, बेंजाइन की। तो बेंजाइन देखते हैं क्या है, तो बेंजाइन देखना हम एक बार क्या है। बेंजाइन में क्या होता है, एक बेंजीन होता है, इस बेंजीन के पास में सुनो क्या है, एक तो H है और एक मान लो यहाँ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, बेस लगा देता हूँ। बेस में मैंने ले लिया KNH2, इसको पोटेशियम अमाइड बोलते हैं, ठीक है, या सोडामाइड भी ले सकते हो, NaNH2 या KNH2 कुछ भी ले लो, ठीक है। अब जब आप ये लोगे तो ये जो NH2 है ये एक तरीके से बेस की तरह बिहेव करता है। जब ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये इस H+ को निकालने की कोशिश करेगा, H यहाँ हर जगह है, ठीक है। ये इस H को निकालने की कोशिश करता है जो हाइड्रोजन के जस्ट बगल वाला होता है। अब जब ये है तो ये तो देखो इसको निकाल ले जाता है,
जब ये इसको H प्लस में निकालता है ना तो ये ब्रोमीन यहाँ से निकल के और क्या बना लेता है माइनस। तो समझना इसकी बीच वाली स्पीशीज क्या बनती है, बीच वाली बनती है ये, समझो कहने का मतलब ये बनती है ये, क्योंकि H प्लस निकला है तो ये H प्लस निकला होगा तो ये तो माइनस छोड़ गया होगा, और ये ब्रोमीन जब निकलेगा तो ये माइनस, लेकिन यहाँ क्या छोड़ जाएगा प्लस, तो वो देखो ये प्लस यहाँ है। अब होता क्या है सुनना, ये माइनस वाला बाहर ही रेजोनेट करके क्या बना लेता है ट्रिपल बॉन्ड, समझ रहे हो कहने का मतलब डबल, और ये इस बेंजीन रिंग के बाहर ही घूमता रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बेंजीन के सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा किसी का, तो सारों का sp2 ही होता है, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, ये रेजोनेंस में भाग नहीं लेते और बहुत कम समय के लिए बनता है। आगे बात समझ में, यहाँ सीने सब्स्टिट्यूशन होता है, वैसे मैं आपको बताऊँ आईटी लेवल से तो यहाँ सीने सब्स्टिट्यूशन कराया जाता है, तो सीने सब्स्टिट्यूशन आपके काम का नहीं है कि छोड़ दो, तो मैं इतनी चीज़ आपको पढ़ा चुका अभिक्रिया मध्यवर्ती। तो आज का लेक्चर ये खत्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको हाइड्रोकार्बन आएगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक है, वो भी जरूरी है क्योंकि उसके बिना अपन हेलो एल्केन की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज अपन इस वीडियो को इतना ही करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखते रहें और लोगों को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब जरूर करवाएं चैनल को, ठीक है, और लाइक करना जरूर ना भूलें, और लॉकडाउन में अपने घरों में रहें, बाहर ना जाएं, ठीक है। स्टे होम, स्टे फ्री, सेफ रहो घर में, बाहर कहीं मत जाओ, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, शेयर करना ना भूलें।